टॉपिक जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पाकिस्तान की अभी आई है 22 से 26 तक। हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगी जो एस्पायर किए गए हैं, और कितनी अहम है ये पॉलिसी और इसके साथ जुड़े हुए वो तमाम एस्पायरेशंस जो इस पॉलिसी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ठीक है, तो इसकी इवेल्युएशन करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लें, जो CSS और PMS के बच्चे हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल इसका क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पाकिस्तान अफेयर्स या फिर इंग्लिश एसे में भी, बोथ इन PMS एंड इन CSS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट दोनों CSS और PMS, चाहे वो KP का है चाहे वो सिंध का है, PMS जो है या बलूचिस्तान का जो BPSC के थ्रू होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे एक जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ गप लगा लेता हूं एक छोटी सी, कि किसी भी पॉलिसी को इवेल्युएट करने का जो तरीका है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होगा हमारा आज, ताकि आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ पर ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ना आपको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट बनाना है, ना एडवाइजर बनाना है, मकसद आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कंप्रीहेंशन है, ताकि आप इस सवाल को जैसे भी आए आप इसको अटेम्प्ट करने के अच्छे तरीके से काबिल हो सकें और आर्ग्यू कर सकें, एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत डिफिकल्ट तरीके से ना समझाने की कोशिश करूं, जितनी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसी हिसाब से हम लेके इसको चलने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट जब भी आप पॉलिसी इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले आपको स्वॉट एनालिसिस करना है, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिसीज देखते हैं, वीकनेसेस जो भी लूप होल्स रह जाते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, फिर थ्रेट्स भी देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस। दूसरा जो तरीका होता है किसी भी पॉलिसी को इवेल्युएट करने का, वो होता है विमोसा, दैट ये जो पॉलिसी है इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। वाइस प्रॉब्लम आई थिंक सबको है जी, ये चीजें थोड़ी मैंने पूछना भूल गया। आप सबको आवाज का इशू आ रहा है या एक ही को आवाज का इशू है? उजैर ने मैसेज किए आवाज क्लियर होगी, आई थिंक अपने इंटरनेट इश्यूज ठीक कर ले, ठीक है। थैंक यू, आवाज आई थिंक क्लियर। तो दूसरा जो हम तरीका देख रहे थे वो है विमोसा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान। कोई भी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी होगी उसका एक एजेंडा हुआ करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हुआ करता है, देखते हैं कि पॉलिसी का क्या विजन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, मिशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेगी, और फिर एक्शन प्लान क्या होगा रिगार्डिंग दिस। ठीक हो गया जी? ये दो बातें हम करेंगे। आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले लिख सकते हैं कि स्वॉट इंपॉर्टेंट होती है और फिर विमोसा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो चीज आप लोगों को समझनी है कि जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है, सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है, उस सिक्योरिटी के पैराडाइम के 3 लेंसेज हैं। देन सेकंड इज विमोसा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। दूसरा जो तरीका हुआ करता है इन दो एनालिसिस के बाद, वो ये समझना बड़ा जरूरी है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो आज 21st सेंचुरी में आइसोलेशन में नहीं परसू की जा सकती।
ना उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। हमें सिक्योरिटी के पैराडाइम्स देखने पड़ते हैं। सिक्योरिटी के 3 पैराडाइम्स हैं। एक आपके पास ह्यूमन सिक्योरिटी है, एक नेशनल सिक्योरिटी है, और तीसरा जो पैराडाइम है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, हमें ये 3 पैराडाइम देखने हैं, क्योंकि ये आइसोलेशन में नहीं कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जिस्ट कर सकती। क्लियर हो गया? 3 पैराडाइम्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। जब मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ क्लियर होता जाए। पहला ह्यूमन सिक्योरिटी, सेकंड इज नेशनल सिक्योरिटी, थर्ड इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आज मैं बात ही स्लो कर रहा हूं तो थिंक अच्छा, जब मैं डिस्कस करेंगे हम इस पॉलिसी को तो फिर आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि हम अभी कौन सी डोमेन में बात कर रहे हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके साथ हमने समझनी है, स्वॉट के बाद, विमोसा के बाद और इन पैराडाइम्स के बाद, मैं ये समझाता भी हूँ आप लोग, मैं समझाता भी हूँ। डोंट वरी, जस्ट टेक दीज पॉइंट्स फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, ताकि ये जो डिस्कस हो तो उस डिस्कशन में आप समझ आ रही हो बात। ठीक है, ये मैं सिर्फ ये बात करना बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि हम आज की क्लास जो है वो सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ कोई एनालिसिस स्ट्रेटेजिक थिंकर के तौर पे किसी डान में आर्टिकल लिखने के लिए या किसी थिंक टैंक बनने के लिए नहीं कर रहे ना, फिलोसफर बनने के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये 3-4 चीजें पता हो, कोई और भी पॉलिसी आप इवेलुएट कर सकेंगे। ठीक है, चौथी जो बात है वो ये समझना जरूरी है कि जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज या किसी भी पॉलिसी का विजन रखा जाता है तो पॉलिसी के 6 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी पॉलिसी के। ठीक है, सबसे पहले होता है एजेंडा सेटिंग। आप अपना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, उसमें एजेंडा सेट करते हैं कि भाई आपकी एम्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, टारगेट एरिया क्या है। फिर उसके बाद आप पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, साइकिल बना सकते हैं बेशक आप। ठीक है, पहला एजेंडा सेटिंग है, दूसरा फिर पॉलिसी अडॉप्शन है, फिर आप उन्हीं एजेंडाज के मुताबिक पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। पॉलिसी अडॉप्शन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म हुआ करता है डोमेस्टिक लॉज में कि आपके पास पार्लियामेंट है, आप उस पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसीज अपनी लेके जाते हैं ताकि वो लॉ बनाया जा सके। ठीक है, लॉ ऑफ द टाउन बनाया जा सके, लॉ ऑफ द स्टेट बनाया जा सके। जब पॉलिसी अडॉप्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद आपका स्टेज होती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पॉलिसी। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप जो है, वो आपके पास अल्टरनेटिव पॉलिसी का होता है। दुनिया में जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, हेल्थ, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखी जाती है कि आप पॉलिसी अल्टरनेटिव रखते हैं। एजेंडा सेम होते हैं, अडॉप्शन का मैकेनिज्म सेम होता है, एम्स अचीव करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, मीडियम टर्म गोल्स के दौरान, लॉन्ग टर्म गोल के दौरान आपको पॉलिसी अल्टरनेटिव की तरफ आना पड़ सकता है। तो ये भी पॉलिसी का एक अहम पार्ट होता है। फिर उसके बाद पॉलिसी इवेल्युएशन हुआ करती है और पॉलिसी को इवेल्युएट करते हैं। 2 तरीकों की इवेल्युएशन होती है, गोल ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, उसके बाद आप लास्ट में पॉलिसी को डिसेमिनेट करते हैं ताकि आपने एंड में जितने साल की ये पॉलिसी होती है, 1 ईयर, 5 ईयर या 25 ईयर, 30 ईयर्स, उसके बाद आप पॉलिसी डिसेमिनेट करते हैं और उस पॉलिसी डिसेमिनेशन में आप फिर जितने भी पॉलिसी इवैल्यूएशन के स्टेप्स तक पहुंचे होते हैं उन टारगेट्स को आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। दुनिया में जितनी भी पॉलिसीज हैं वो ये 6 स्टेप से गुजरती हैं। ठीक है, और एक अच्छी पॉलिसी ऐसी ही हुआ करती है। ये 3-4 चीजें आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक नाउ। आप अपने अपने माइक्स ऑफ रखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आवाज का इशू ना हो।
मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल एंड में लूंगा, ठीक है। और डिस्कशन भी हम करेंगे, अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं आप, ताकि किसी किस्म का कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो भी आप, अवैस मेरे साथ होगा या हुजैफा आ गया है, इज वंडरफुल गाय, तो हुजैफा जो है हमें साथ हेल्प करेगा हमारी। ठीक हो गया हुजैफा, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुजैफा। अब जी चलते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ। सिक्योरिटी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना आज 21st सेंचुरी में। सिक्योरिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत की एबिलिटी को कहते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है, डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की एक और डेफिनेशन भी है, और जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपकी एबिलिटी टू एक्सरसाइज योर फ्रीडम। सबसे पहला हिस्सा, टू डिफेंड योर नेशनल इंटरेस्ट। रियासतें अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करती हैं। ये नेशनल इंटरेस्ट वेरी करते हैं फ्रॉम द ह्यूमन सिक्योरिटी टू द टेरिटोरियल सिक्योरिटी। ठीक हो गया, वेरी करती है, ये रेंज होती है। सेकंड जो होता है सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, वो एबिलिटी है किसी भी रियासत की कि वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सरसाइज कर सके, उसके इंस्टीट्यूशंस जो है सॉवरन हों, उसकी जो पॉलिसीज हों वो नॉन इंटरफेरेंस और प्रोएक्टिव हों, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को वो परस्यू कर रहा हो। तो सिक्योरिटी, ability of state to defend its own national interest, and the second is to exercise its freedom। ठीक हो गया, ये आपकी सिक्योरिटी की एक आसान सी डेफिनेशन है। सिक्योरिटी हमेशा से, ठीक है, हमेशा से रियासतों का एक अहम जुज रहा है, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की सूरत में, और फिर लास्ट 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में ड्यूरिंग द कोल्ड वार ये कंसेप्चुलाइज हुई फर्दर। बैरी बुजन एक थिंकर थे, इन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया। जैक सिंडर एक और इंडिविजुअल थे जिन्होंने स्ट्रेटेजिक कल्चर्स को स्टडी किया। इसके बाद सिक्योरिटी जो है वो ट्रेडिशनल पैराडाइम से नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम की तरफ भी मूव होती हुई हमें नजर आई। इसके साथ एक और वजह भी थी ऐसी, जिसमें यह था कि जब रियासत एक प्राइमरी एक्टर थी और 60s 70s में 1970 1960 की दिहाइयों में जब नॉन स्टेट एक्टर्स इमर्ज होना शुरू हुए और वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर कंसीडर किए गए, जो आपके ग्लोबल अफेयर्स होते हैं उसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो फिर इसके साथ साथ 90s में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और उसके बाद पॉवर्टी, इंसर्जेंट्स, ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर स्कार्सिटी आगे मूव हुआ, तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इंपॉर्टेंट कंसीडर हुए। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है वो भी एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है। कोई भी रियासत अब कोई भी पॉलिसी रिलेटेड विद द सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम्स के अगर अलावा बनाती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट सेंट्रिक मॉडल रखती है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल रखती है, तो वो आज 21st सेंचुरी के इंटरनेशनल रिलेशंस में या चैलेंजेस और थ्रेट्स के इवॉल्व होने के बाद, ठीक है, उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती जो वो 1940s 1930s में कर रही थी। तो रियासतों को अपने सिक्योरिटी के पैराडाइम को एक्सपेंड करना पड़ता है, इवॉल्व करना पड़ता है। ऐसा ही हमें पाकिस्तान की सिनेरियो में नजर आया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इट्स द फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का सिंस 1947। 14 जनवरी 2021 को ये रिवील हुआ, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो 110 पेजेस थे, मोर देन 100 पेजेस थे, उसमें से कुछ हिस्से को क्लासिफाई रखा गया है
क्लासिफाइड, और बाकी हिस्से को पब्लिक के लिए, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है। इट इज येट टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, अभी इसको अडॉप्ट होना का इसकी स्टेज रहती है, बट एजेंडा जो है इट इज वेरी मच क्लियर। तो पहला स्टेप इसका ओके है। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट 14 जनवरी को आता है। इसको कौन सी दो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो कंसोलिडेट करती हैं? तो सबसे पहले नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी NISP, ठीक है, उसके बाद ये दो आई हैं, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी इस टाइम चल रही है। ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें नजर आई थी, ठीक है, ड्यूरिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PML नून के टेन्योर में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 1 एंड देन फिर NISP 2 हमें नजर आई। ये दो पॉलिसीज कंसोलिडेट कर रही हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को। क्या कितना टाइम लगा है जी हमें ये पॉलिसी बनाने में? जब चौधरी निसार साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे, ठीक है, उस टाइम से ये पॉलिसी स्टार्ट है, तो इट टुक ऑलमोस्ट 7 इयर्स, 7 साल लगे हैं इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आने में, ठीक है। 7 साल की ये एक एफर्ट है। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे इस सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने में? जो है हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, ठीक है, उसके साथ साथ थिंक टैंक्स जो आपके पॉलिसी डिवीजन का हिस्सा है, और उसके साथ साथ जो एकेडमिया है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। सो वी कैन से कि ये डॉक्यूमेंट एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स थे वो इन्वॉल्व मैक्सिमम हुए हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें 14 जनवरी को नजर आया है। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं पूरी पॉलिसी को समझने के बाद? पहले हम अपनी इस पॉलिसी को देखेंगे। ये पॉलिसी 3 कंपोनेंट्स में काम करती है, उसमें सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट शामिल है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट। स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कंपोनेंट्स आर वेरी मच क्लियर एंड विजिबल इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट, और सीक्रेट जो कंपोनेंट है उसको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स डील करने के लिए रखा गया है, ठीक हो गया। अब ये सिक्योरिटी जो पॉलिसी है किन 2 डायमेंशंस में काम करेगी? पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेंसेज को यूज करेगी और इसके थ्रू अचीव कराएगी ह्यूमन एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी जो हुआ करती है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन दोनों को हमने रखती है, और उसकी बेसिस पे ह्यूमन सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको अचीव करने की कोशिश करती है। विद दैट वो अपनी इंडिपेंडेंस को, एबिलिटी को, जो फ्रीडम एक्सरसाइज करने की एबिलिटी है उसको भी परसू करती है। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो क्या है। सबसे पहली बात, इस पॉलिसी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको, जो आयशा जलाल साहिबा का आर्गुमेंट है या 70 सालों से जितने भी राइटर्स ने लिखा है, पाकिस्तान को उसकी डोमेन से एक स्टेप आगे निकाला है, यानी कि आपको सिक्योरिटाइजेशन या सिक्योरिटी स्टेट से एक स्टेप आगे किया है। और विजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ऑफिशियली नजर आता है कि हम एक इकोनॉमिक, ठीक है, पैराडाइम में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टेट। इसके लिए पॉलिसी क्या कर रही है? इसके लिए पॉलिसी डिस्टिंग्विश कर रही है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को फ्रॉम दी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इस पॉलिसी ने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, हमारा काम उसको देखना भी है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है? पॉलिसी कहती है कि इसमें 3 से 4 एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहला एलिमेंट होगा डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, यस। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्टिंग्विश करती है ट्रेडिशनल को नॉन ट्रेडिशनल से, और ट्रेडिशनल में सबसे पहला है डिफेंस, ठीक है, तो दूसरा है सॉवरेनिटी एंड तीसरा है डिप्लोमेसी, ठीक हो गया। 3 वेरिएबल्स इस सिक्योरिटी पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किए हैं इन द ब्रैकेट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ 3 वेरिएबल्स ही इस सिक्योरिटी पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किए हैं, और वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के।
इसमें होलिस्टिक अप्रोच डॉक्यूमेंट कहता है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब कि भाई इसने ह्यूमन सिक्योरिटी को भी इन्वॉल्व किया है एंड देन वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन को भी इन्वॉल्व किया है। अब ह्यूमन सिक्योरिटी समझना भी बड़ा जरूरी है कि ह्यूमन सिक्योरिटी किन वेरिएबल्स पे ठहरी होती है। ह्यूमन सिक्योरिटी आपकी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोविजन प्लस आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसके साथ साथ वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के इंडेक्स भी बेहतर हो। तो नॉन ट्रेडिशनल में होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है फ्रॉम द ह्यूमन सिक्योरिटी टू द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। वन ऑफ द good thing about the security policy is that feature that it distinguishes traditional security threats from the non-traditional security threats. अब जो डॉक्यूमेंट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, इस डॉक्यूमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमें फिर यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी का विजन भी नजर आता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी नजर आते हैं, और फिर फादर ऑफ नेशन भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उनके विजन को भी इनकैप्सुलेट करते हुए नजर आती है। हाउ, इसलिए ये डॉक्यूमेंट कहता है कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, दैट वाज द स्लोगन फ्रॉम द लीडर ऑफ द नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को काउंट करती है ये पॉलिसी। इसके लिए इन्होंने 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। 4, फर्स्ट इज रिलीजन, देन सेकंड इज एथनिसिटी, थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रेस करते हुए रिलीजन, एथनिसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। अब 2 अच्छी बातें ये हैं कि यहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्लूरैलिटी पे रखा गया है। इट रिकॉग्नाइजेस द डिस्पैरिटीज अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, इससे पहले जो फेडरेटिंग यूनिट्स के आपके गिले थे या आपकी शिकायत थी स्टेट से, वो भी इस पॉलिसी ने जो है इंक्लूड किए हैं और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिकॉग्नाइज किया है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी 1947 से अब तक जो ए प्लूरल पॉलिटिक्स पे थी, जिसकी वजह से पोलराइजेशन इस सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी, उस पोलराइजेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए रिलीजन, एथनिसिटी और सोशियो इकोनॉमिक्स को आइडेंटिफाई करता है। सोशियो इकोनॉमिक इज द न्यू इंडिकेटर। हम सारे पहले we will take your question, type note down your question, ठीक है, क्वेश्चन हम लेंगे, यही तो काम है कि उसको इवैल्यूएट करना है, पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अच्छा क्या है जी, अच्छा ये है कि इससे पहले जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक प्लूरल पॉलिटिक्स पे रही है। रिजल्टेंटली हमें फॉल ऑफ ढाका नजर आया, ठीक है, रिजल्टेंटली हमें जो है इरिडेंटिस्ट क्लेम्स नजर आए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है कि भाई केपी में, ठीक है, फॉर्मर फाटा रीजन और उसके साथ बलोचिस्तान में देयर आर सर्टेन क्लेम्स जो नेशनल सिक्योरिटी को, डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए खतरनाक थ्रेट्स हैं। तो इसके लिए वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को ऐड करती है व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द ऑलरेडी डिस्पैरिटीज अमंग दीज रीजन्स। ठीक हो गया। तीसरी जो चीज है जो कि बेसिकली एक सिक्योरिटी पॉलिसीज में ऐसा नहीं होता बट यहाँ पर ऐड किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो सोशल कोहेजन को की बात करती है, लेकिन थ्रू नेशनल वैल्यूज, एथनिक, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल वैल्यूज, एथनिक, रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल कोहेजन की बात करती है। गुड थिंग इज दैट this policy involves national integration. National integration is a part of this national security policy. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास ये देखना है कि क्या ऐसी consolidated policies मौजूद हैं। So this government has already announced single national curriculum. We will discuss in later stages कि national single national curriculum कैसे इसको consolidate कर पाएगा या नहीं करेगा, क्योंकि national integration के लिए education,
और कल्चरल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इंक्लूसिव नेशनल डिस्कोर्स की बात की गई है। सो वन गुड थिंग इज कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंक्लूसिविटी इज अ पार्ट, इंक्लूसिवनेस इसका हिस्सा है। अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सक्लूसिव मॉडल से निकल के इंक्लूसिव मॉडल्स की तरफ मूव करती हुई, इंडिकेट करती हुई नजर आती है। ठीक है, ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, इस डॉक्यूमेंट का। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स। यस, द फीचर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। वन लाइनर इज के ये सिक्योरिटी पॉलिसी हमें जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ मूव करती नजर आती। सेकेंड थिंग इज कि ये रिकग्नाइज करती, दैट इज गुड थिंग, रिकग्निशन इज द गुड थिंग, एंड ये रिकग्नाइज करती है कि जो रीजन के अंदर पावर की डायनामिक्स भी चेंज हो रही है, ग्लोब के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी इवॉल्व हो रहा है, और उस एवोल्यूशन के अंदर जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं और जो रीजनल पावर डायनामिक्स हैं, इसमें जो चेंज आ रही है इसको रिकग्नाइज करता है ये डॉक्यूमेंट, और इसको रिकग्नाइज करने के बाद अपने जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं वो डिफाइन करता है। तो इसके लिए जो पहली एस्पिरेशन है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो एस्पिरेशंस हैं या जो एम्स हैं, वो एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट है जो हमें 70-72 सालों में पहली दफा नजर आया। वो ये है कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे मोस्टली रिलाय करती है, और उसके लिए ये रीजनल कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है, और फिर एक अच्छे मॉडल को अडॉप्ट करती है। द मॉडल इज एशियन मॉडल। ठीक है, एशियन मॉडल अगर आप देखें 21st सेंचुरी का, जो ग्लोबल एम्फेसिस हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा शेयर है वो है एशिया का। एशिया मॉडल जो है वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का है। ठीक है, तो इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने एशिया यानी कि एक आप ये समझ लें ट्री को रिकॉग्नाइज किया है और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को भी इनकॉर्पोरेट किया है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रीजनल कनेक्टिविटी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये 3 वेरिएबल्स रखे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। कैसे होंगे, क्या किया जाएगा, ये हम अभी देखते हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिकली भी ये काम किया गया है। इट रिकॉग्नाइजेस कि भाई नेशनल एम्स अचीव नहीं किए जा सकते जब तक डोमेस्टिक एस्पिरेशंस या डोमेस्टिक एम्स को अचीव ना किया जाए। तो दिस पॉलिसी एम्स टू रिमूव द डिस्पैरिटीज in economic development between various regions of the country, be it Balochistan, be it Punjab, be it interior Sindh, be it South Punjab. तो various regions यहाँ define नहीं उन्होंने किए, we are considering it कि ये regions यही होंगे, बलोचिस्तान, KP, interior Sindh, including Karachi, and then उसके साथ साथ जो साउथ है, साउथ पंजाब, इसको इन्होंने इन्वॉल्व किया होगा। दैट इज डॉक्यूमेंट इज नॉट रिवील्ड बट इट इज क्लासिफाइड। हाउएवर द पॉइंट इज देयर कि भाई ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिमूव करेगी और वो डेवलपमेंट के साथ। अब इसके लिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है कैसे ये काम अचीव कराएगी। तो सबसे पहले हमें ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट नजर आया 2019 में एंड 2020 में। उसके साथ सीपैक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेकंड फेज है उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ठीक है, जो स्प्रेड किया गया है ऑल ओवर द कंट्री। तो वी कैन एक्सपेक्ट, यार ये कॉल उठाएं, इनको कहीं क्लास में, वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई जो नेशनल एस्पिरेशंस रखी गई हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिमूव किया जाएगा विद द डेवलपमेंट। ठीक हो गया, ये थी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसने रीजन को फोकस रखा है। इसके लिए न्यू एवेन्यूज जो अफ्रीका है, ठीक है, वहां पर आप मूव हुए हैं 2020 में, हमें नजर आया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये सिक्योरिटी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को माइंड में रखती है, बट उससे पहले कोई होमवर्क नजर नहीं आया। होमवर्क नजर आया है हमें 2020-2021 में। हम रीजन के अंदर एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हमने रशिया के साथ रिलेशन बेहतर किए,
अफगानिस्तान के पीस और जो पीस प्रोग्राम था इंटर और इंट्रा, उसमें भी हमने एफर्ट्स की ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान के ट्राइलेटरल रिलेशंस को भी बेहतर करने की एफर्ट की गई। रिजल्टेंटली नाउ ईरान इज द परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ एज वेल। उसके साथ साथ जो आपका इस्तांबुल प्रोसेस है, वहां पर भी पाकिस्तान प्रोएक्टिव नजर आया। इस्तांबुल प्रोसेस, ठीक है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, वहां पर भी पाकिस्तान प्रोएक्टिव नजर आया। और उसके साथ साथ अफ्रीका के जो कंटिनेंट है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया। तो रीजनल कनेक्टिविटी फोकस रहा है यहाँ पर। एंड देन इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द मैरीटाइम इंपॉर्टेंस, मैरीन इकोनॉमी और पाकिस्तान के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसको भी इनका इनकॉर्पोरेट किया गया है। दैट इज गुड। विद दैट इसमें हमारे पास डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव भी मौजूद है और उसमें जो सबसे पहला हिंड्रेंस था सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, उसको रिड्यूस करने की जो इंडिकेशन है इस पॉलिसी में नजर आती है। कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी एम्स अचीव नहीं कर पाती जब तक हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर फॉरेन पॉलिसी नहीं देखते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या शिफ्ट कर रही है और कैसे शिफ्ट करेगी टू अचीव द डिफाइंड एम। तो यहां पर सिक्योरिटी पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन किया गया है। रीअलाइनमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। हाउ? लेट्स टॉक अबाउट फ्यू कंट्रीज फर्स्ट। जब भी आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं होलिस्टिक मॉडल या कॉम्प्रिहेंसिवली, तो सबसे पहले आपको ग्लोबल पावर्स को देखना पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट चाइना फर्स्ट। ठीक है, रीअलाइनमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कैसे है? पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को फ्रॉम सिक्योरिटी स्टेट टू इकोनॉमिक लीडर एस्पायर किया गया है, एम रखा गया है, फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू एन इकोनॉमिक लीडर। ठीक है, इसके लिए कैसे पाकिस्तान ने क्या किया? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है पाकिस्तान की सपोर्ट को, यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है पाकिस्तान की सपोर्ट को अफगानिस्तान में, ताकि हमें पोटेंशियल गेटवे मिले इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, एंड दैट इज गुड थिंग। चाइना के साथ क्या किया जी? पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी सेकंड फेज में है। ठीक है, ये इकोनॉमी को एक जंप स्टार्ट दे सकता है, इससे डोमेस्टिक ग्रोथ बेहतर होती है और पॉवर्टी एलिवेशन भी होती है। रिजल्टेंटली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। सेकंड गुड थिंग इज कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर्स हैं 5.4 की प्रोजेक्शन हो रही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ब्लूमबर्ग कर रही है, इकोनॉमिस्ट कर रही है, इवन ड्यूरिंग द कोविड सिनेरियो। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम का भी इंक्रीज है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये डोमेस्टिक ग्रोथ और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हेल्प करेगा। सेकेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड प्रो पुअर ग्रोथ मॉडल भी इसका हिस्सा है। विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी पॉलिसी इंसिस्ट करती है कि जो इस्लामाबाद होगा इट विल नाउ नॉट सब्सक्राइब टू कैंप पॉलिटिक्स। टर्म इज देयर, कैंप पॉलिटिक्स की टर्म यूटिलाइज की गई है। तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस टाइम इट इज यूजिंग द प्रोएक्टिव अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, रिस्क असेसमेंट्स हुआ करती हैं जी। यहाँ पर एक आर्गुमेंट देते हैं आपको कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हुआ करती हैं उनकी जो सक्सेस और फेलियर है वो एज सच कोई नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी में कोई फेलियर्स नहीं हुआ करते, कोई सक्सेस नहीं हुआ करती। फॉरेन पॉलिसी की जो असेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि आपने फॉरेन पॉलिसी की इवैल्यूएशन कैसे की है या फॉरेन पॉलिसी को एनालिसिस उसको एनालाइज कैसे की है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है वो टाइम मैनेजमेंट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें नजर आया कि सिक्योरिटी पॉलिसी टाइम मैनेजमेंट को काउंट करती है। दैट इज वेरी गुड थिंग इन फॉरेन पॉलिसीज। चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स और चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर की जो चेंज है उसमें राइट टाइम पे राइट स्टेप को परसू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो फॉरेन पॉलिसी की अलाइनमेंट है उसमें टाइम मैनेजमेंट इज द गुड थिंग एंड दैट इज बेटर अप्रोच और वो विजिबल भी है, हमें नजर भी आ रही है। सेकंड जो रिस्क टेकिंग है,
कोई भी बड़ी रियासत, कोई भी स्टेट, ठीक है, जब हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं या स्टेटस को की बात करते हैं इन रीजन, कोई भी स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिस्क के बगैर जो है वो लीडर के तौर पे मर्ज नहीं होती, रिस्क लेने पड़ते हैं और रिस्क कैलकुलेटेड हुआ करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर हमें विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये रिस्क नजर आता है। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ सेड, डॉक्यूमेंट कहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ कि भाई हम जो है कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, विल नॉट सब्सक्राइब टू द कैंप पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन हम कन्वर्ज जरूर होंगे इक्विलेटरल रिलेशंस की तरफ। अब ये स्टेप कहां से शुरू हुआ? ये पीएमएल नून ही की गवर्नमेंट थी, जब बेसिकली 2009 से ये स्टेप है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें रीजन में ऑफ पाक पॉलिसी देता हुआ नजर आता है। यूएस की पॉलिसी का ये शिफ्ट रिकॉग्नाइज किया गया और 2009 से फिर 2020 तक हमें एशिया में बैलेंस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीजनल सेंट्रिक नजर आई। ये 2009 की चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस थी, ऑफ पाक पॉलिसी आई थी। उसके बाद 2013 में सीपैक, ठीक है, एंड देन फिर शिफ्ट हुआ 2007-17 में। हमने क्लियरली वहां इंडिकेट किया कि जो रिलेशंस होंगे वो रिसेक्ट होंगे और वो अब ओपनली परसू किए जा रहे हैं। दैट इज गुड थिंग, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि साथ में कन्वर्जेंस इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन, दोनों का मकसद टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म हमारे लिए भी चैलेंज है, टेररिज्म हमारे लिए भी चैलेंज है सबसे बड़ा, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है वो भी टेररिज्म को इम्पोर्टेंट कंसीडर करती है जब वो रीजन की फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ कन्वर्जेंस है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस कॉपरेशन में इन पोस्ट यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। यस, ये टुवर्ड्स यूएस है। अब इंडिया की तरफ देखते हैं, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट आया नहीं था लेकिन हमारे यहाँ पर स्पेकुलेशन आना शुरू हो गई। अब इस डॉक्यूमेंट के बाद एक चीज रखी गई कि इंडिया के साथ बेटर टाइज प्रोजेक्ट किए गए, रेप्रोच करने के साथ कि रेप्रोच किया जाएगा नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को, जो उसकी पॉलिसीज इस रीजन में होंगी टुवर्ड्स पाकिस्तान होंगी, उसको रेप्रोच करते हुए बेटर टाइज इंडिया के साथ होंगे, ठीक है। वी डू नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशंस उस तरीके से जो होने चाहिए, जो पोटेंशियल है इस रीजन का। सार्क इज नॉट फंक्शनल, ठीक है, सार्क फंक्शनल नहीं है जो इस रीजन की ऑर्गेनाइजेशन है। साफ्टा इज नॉट वर्किंग, सेप्टा भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा। इंडिया शिफ्ट हो गया था बिम्स्टेक की तरफ, ठीक है, जो न्यू एक्टर्स थे इन साउथ एशिया, और साफ्टा कंप्रोमाइज हुआ, बट उसके साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को, पाकिस्तान ने इंडिया को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी नहीं दिया हुआ, तो पोटेंशियल के मुताबिक हमारी ऐसे को ट्रेड ही नहीं थी। उसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में स्किर्मिशेस थे। मोहित यूसुफ साहब पिछले 1 साल से ये बात करते हुए नजर आए, ठीक है। डिस इन्फोलैब को हमने देखा 15 साल से प्रोपेगेंडा इंडिया का, ठीक है, हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है। फिर उसमें कश्मीर 370 और 35 आर्टिकल को रेवोकेशन देखी हमने। इसके बावजूद भी ये सिक्योरिटी FATF में जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो भी नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया के साथ बेटर टाइज रखे जाएंगे, ठीक है, बट विद रेप्रोचिंग मोदीज पॉलिसीज। अब टुवर्ड्स कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के साथ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इंसिस्ट करती है कि भाई हम मोरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लीगल सपोर्ट कश्मीरीज को देते रहेंगे। मोरल, लीगल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट इन रीजन विद कश्मीर एंड एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मोरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लीगल सपोर्ट, ठीक है। इस स्टेज पे यही एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है, एक सेन ऑप्शन है। तो इसके साथ साथ
कश्मीर को वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया है इस सिक्योरिटी पॉलिसी ने, वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। So first was economic security, second was realignment of foreign policy, ठीक है। थर्ड, अब फॉरेन पॉलिसी में तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंडियन ओशन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न, इंडियन ओशन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न, ठीक है। इसके साथ साथ ईरान, पाकिस्तान, चाइना के जो ट्राइलेटरल रिलेशंस हैं उसको भी फोकस किया जा रहा है, एंड पाकिस्तान और रशिया के जो बैलेंस रिलेशन है, जो इवॉल्विंग रिलेशन है, वहां पर भी फोकस किया जा रहा है। सो वी कैन से विद इन द रीजन, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी परसू की जाएगी और यहाँ पर ही स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी व्हाइल अप्रोचिंग इंडिया। नाउ ये सब काम अच्छे हैं, ये सब काम अचीव नहीं हो सकते जब तक आप इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फोकस नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फीचर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है। इसके लिए फॉरेन जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी यूज करती है, यूटिलाइज करती है या इंट्रोड्यूस करती है। इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को, उसकी एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए ये सिक्योरिटी पॉलिसी इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज करती है, और इस इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव टूवर्ड द मोस्ट अमॉर्फस बॉर्डर दैट वाज विद अफगानिस्तान, उसका फेंसिंग कंप्लीट, ठीक है, प्रायोरिटाइज करती है। उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने डिफेंस को एनहांस करती है एट द 5 लेवल्स। सो सिक्योरिटी इंटीग्रेट होती हुई नजर आती है एट 5 लेवल्स, एयर, मैरीन, ठीक है, एंड आपकी आर्मी। इसके साथ साथ हाइब्रिड इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, वारफेयर जोन एंड इंक्लूडिंग द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जो इंटीग्रेशन है वो 5 एरियाज में नजर आती है। हाउ? सबसे पहली बात, इसने एक्सपेंड किया है टेंजिबल डोमेन्स। सिक्योरिटी की 2 डोमेन्स होती हैं, टेंजिबल डोमेन्स एंड इनटेंजिबल डोमेन्स। तो टेंजिबल डोमेन्स को ये डॉक्यूमेंट एक्सपेंड करते हुए नजर आता है। हाउ? इट इंक्लूडेड द साइबर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ताकि काउंटर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द कंट्री इन द डिजिटल वर्ल्ड उसको स्ट्रेस किया जा सके। काउंटर इस डॉक्यूमेंट ने काउंटर प्रोपेगेंडा की नीड को, ठीक है, एज अ वारफेयर स्ट्रेटेजी रिकॉग्नाइज किया है। सो वी कैन से ये टेंजिबल डोमेन को एक्सपेंड करती हुई नजर आती है। और फिर टेररिज्म के इशू को रिकॉग्नाइज करती है इंटरनल सिक्योरिटी में एज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके साथ हेल्पिंग, हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी है नेशनल एक्शन प्लान, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट होगी। नेशनल एक्शन प्लान इसके साथ कोऑर्डिनेट होगी जो हमारे साथ नेक्टा के अंडर मौजूद है, ठीक है। एंड देन विद अदर CVE टेक्निक्स, जो लास्ट हमने देखा, ठीक है, टॉक्स विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स, दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी एक्शन, ठीक है। तो जहां पर आप प्रेसिव मीन्स यूज करेंगे, स्टेट इज रेडी, और जहां पर आप डेमोक्रेटिक मीन्स यूज करेंगे, टॉक्स के थ्रू आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी ने यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन में ही एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, और दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मिलिटेंसी इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स इंक्लूडिंग प्रीवियस पाटा, ठीक है, एंड साउथ पंजाब एज वेल एज इन बलूचिस्तान। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिकॉग्नाइज करना दैट इज गुड थिंग। इससे क्या होगा कि जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, और वो जो फोर्स डिसअपेयरेंस है वो आपको एज सच उस तरीके से नजर नहीं आएगी। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएंगे, और ह्यूमन सिक्योरिटी का जो अपरेटस है वो बेहतर हो सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी में ये डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि भाई उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ सेड एक्शन अगेंस्ट दोज प्रोड्यूसिंग एंड disseminating
हेट स्पीच, तो नेशनल एक्शन प्लान की इंक्लूजन इस पॉलिसी का पार्ट है, क्योंकि हेट स्पीच वहां पर कंसिडर की गई थी, और वो जो मटेरियल है जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ पुश कर सकता है, उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है, इन अ गुड फेथ, इन अ गुड फेथ, while recognizing the importance of human security as well as fundamental human rights. क्लियर हो गया? ये तो थी 3 फीचर्स, इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी की रीअलाइनमेंट एंड देन सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो पीपल सेंट्रिक है। फोर्थ इज promises to common citizens of Pakistan। फोर्थ फीचर जो है वो उसका सिटीजन सेंट्रिक है। वो कैसे? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एज अ मींस नहीं रखा गया, एंड्स हैं सिक्योरिटी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि सिक्योरिटी इज एंड्स, बट इसके लिए जो मींस रखे गए हैं वो ह्यूमन सिक्योरिटी है टू अचीव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द एंड तो उसका मींस होगा ह्यूमन सिक्योरिटी। हाउ? तरीका पॉलिसी बताती है कि सबसे पहले सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइविलेजेस को, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 9 टू आर्टिकल 28, उसको सिक्योर किया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हर थ्रेट, बी इट एक्सट्रीमिज्म, बी इट टेररिज्म, बी इट क्राइम, बी इट वायलेंस एंड वार, इससे अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव सिटीजन की प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दी थ्रेट्स, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, वार एंड वायलेंस, और साथ सिक्योर किया जाएगा सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइविलेजेस को, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी कि जो रियासत की जिम्मेदारी है उसको फुलफिल किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए? पॉलिसी खुद बताती है कि भाई रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड किया जाएगा। कैसे? गवर्नेंस बेहतर की जाए। ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप गवर्नेंस बेहतर नहीं करेंगे। तो पॉलिसी इस मैटर को भी इन्वॉल्व करती है कि रिस्पॉन्सिव जस्टिस सिस्टम होगा, आपको सिविल लॉ, ठीक है, और क्रिमिनल लॉ रिवैम्प करना पड़ेगा। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है। अब देखते हैं कि इसकी सक्सेस कितनी होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना रिस्पॉन्सिव है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी और सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइविलेज अभी इट इज अर्लियर टू से कि अचीव होंगे जब तक आप अपने जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस अकाउंटेबल, ठीक है, उस सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल जब तक नहीं ठहराया जाएगा। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। तो ये डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड गुड थिंग इज जी, ठीक है, सेकंड गुड थिंग इज जी, इट for the very first time नेशनल सिक्योरिटी ऐसी पहली दफा आई हमारे पास, लेकिन सिक्योरिटी के पैराडाइम में जेंडर सिक्योरिटी एक्सप्लिसिटली मेंशन की। दैट्स गुड थिंग, ठीक है। सो इट रिकॉग्नाइजेस द जेंडर इनइक्वालिटीज। वी आर ऑलरेडी बिलो द बार, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट इंडेक्स हो, HDI हो, ठीक है, लिटरेसी रेट हो, इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स हो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो, हम वहां ऑलरेडी बिलो हैं। तो इस डॉक्यूमेंट ने ह्यूमन सिक्योरिटी में ये नहीं किया कि भी एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये इट इज अबाउट मेंस सिक्योरिटी, यहाँ पर जेंडर सिक्योरिटी का भी मेंशन है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जेंडर सिक्योरिटी इज मेंशन। हाउ? एम ये है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है ये डॉक्यूमेंट कि स्ट्रक्चरल वायलेंस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। दैट इज गुड थिंग। सबसे पहली बात रिकॉग्निशन, इस डॉक्यूमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, सिक्योरिटी पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। तो एम इज टू रिमूव दिस फ्रॉम द कंट्री, इंक्लूडिंग इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस, और फिर GBV की टेक्निक्स भी यूटिलाइज की जाएंगी। ये कैसे होगा? देखें जी, सिंस 2016 और उससे पहले भी चले जाएं,
तो पाकिस्तान इज पार्टी टू सीडा, CEDAW, ठीक है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी पार्टी टू दैट, जो कन्वेंशंस हैं, एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, उसका पाकिस्तान पार्टी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए विजन 2025 इज ऑलरेडी देयर। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने रिकग्नाइज करता है, रेटिफाई करता है उन तमाम इंटरनेशनल एफर्ट्स को जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस रोकने की एफर्ट्स करती हैं। तो GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस और इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस, ताकि आप प्रमोट कर सकें आप अपनी वुमेन को, ठीक है, एंड दैट इज गुड थिंग। ये ह्यूमन सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, सो वी कैन से among the humans it considers both genders। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें 70 सालों के अंदर, 7 डेकेड्स के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं किया गया था एक्सप्लिसिटली। यहां पर उसकी डेफिनेशन जब हम कॉमन सिटीजन के लिए देखते हैं तो डिफाइन करके आपको मीन्स और एंड्स बताए जाते हैं। और वो जो लेंस है इस टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट का मेंशन किया गया है। थर्ड जो बात है वो है कि पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फोकस किया जाएगा। दुनिया की कोई भी रियासत, ठीक है, जब तक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव नहीं करती, उनको बेहतर नहीं करती, ठीक है, सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर सकती। आपको एक्सक्लूसिव पॉलिसीज नेशंस फेलियर्स की तरफ ले जाती हैं, इंक्लूसिवनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। इस पॉलिसी ने पॉइंट रखा है कि इट विल फोकस ऑन इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। टारगेट अच्छा है, एम अच्छा है, कुछ रास्ते हैं हमारे पास, वी कैन टेक द पॉइंट्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एम रखा गया है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दे सकता है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी और इन द लेटर स्टेजेस इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो सकता है। सो ये गोल लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ हमें नजर आता है कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ इसलिए भी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स रखे हैं, ठीक है। और यस, सो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ ये देखना है, यहाँ पर एवेलुएट कर लेते हैं कि भाई ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, ठीक है, इस सब के लिए चैलेंज क्या है हमारे पास। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है, डिप्लोमेसी देखना कि आप किस तरीके से सक्सेसफुली अचीव करते हैं इन एट दिस वेरी स्टेज। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से आप कैसे निकलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करते हैं, और फिर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्लस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करती हैं। यहां पर, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स मेंशन भी हैं लाइक एहसास, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, ताकि सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट हो सकें। बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस एज वेल एज कि आप FDI को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज, जो विजन नजर आया इस गवर्नमेंट का वो 2 है। आपने अपने इकोनॉमिक सेक्टर को रिवैम्प किया और ओपन अप किया कि भाई उसमें जो पोटेंशियल है डिफरेंट अदर पार्ट्स का वो भी ऐड किया जा सके, चाहे वो हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ठीक है, हाउसिंग, उसके साथ टूरिज्म, प्लस आपकी जो रिलीजियस कॉरिडोर्स हैं वो भी इसका पार्ट हैं। सो वी कैन से जो 5, 6, 7 साल से हमें एक्शंस या हमारी जो चेंज नजर आ रहा है वो इसका हिस्सा जरूर होगा। हाँ, नहीं ठीक है, 7 साल तो हो गए इस डॉक्यूमेंट, 7 साल से काम हो रहा है। नो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कैसी है, ठीक है।
इकोनॉमिक पॉलिसी जो इस सिक्योरिटी पॉलिसी को कंसोलिडेट करेगी वो क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप क्या करते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी जो बातें होंगी वो डिपेंड करेंगी कि आपकी आने वाली इकोनॉमिक पॉलिसी, और अगर गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज 5 ईयर प्लान्स, जो एडीपी होते हैं एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स, उसको कैसे इसके साथ एज एन इनपुट दे के जाएंगी ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव किया जा सके। दैट वुड बी द चैलेंज, ठीक है। नाउ फोर्थ थिंग इज, इट इज introducing national security policy has introduced the new social contract with its citizens. इस सिक्योरिटी पॉलिसी ने अपने सिटीजन्स के साथ एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। वो क्या है जी, 3 बातें। सबसे पहला, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंडली, सोशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। फोर्थ, नीड ऑफ द सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको सियासत अपनी जिम्मेदारी कंसीडर करेगी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है विद इट्स सिटीजन्स। फर्स्ट, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, सेकंड सोशल प्रोटेक्शन, थर्ड जो है वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की नीड्स को पूरा किया जाएगा। अब बातें ये अभी एजेंडा सेटिंग में है, इसका हमने इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, कि क्या इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब रियासत में पोलराइजेशन बढ़ती हुई नजर आती है, जब रियासत में स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इम्बैलेंसेस नजर आते हैं, ठीक है, रियासत में पार्लियामेंट डिसफंक्शनल नजर आती है। 3 देखें ना, 3 फीचर्स तो हैं, उन फीचर्स के एंगल से हमने देखना है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है, आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो इस टाइम पे हमें इंटरडिपेंडेंस मॉडल पे काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। रिलीजन एज अ टूल दोबारा यूज हो रहा है। 70 सालों में हमने यही काम किया है, रिलीजन को एज अ टूल यूज किया है। एजुकेशन को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की बजाय एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया है, चाहे वो जिया साहब थे, चाहे उसके बाद आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इस कंट्री में सोशल इंस्टीट्यूशन की बजाय एक पॉलिटिकल टूल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से रिवैम्प करेगा, बी इट रिलीजन। क्या आप रिलीजन को एज अ टूल लेंगे या मोरल और एथनिक वैल्यूज ऑफ द सिटीजन एंड स्टेट के लिए लेंगे, जो इस डॉक्यूमेंट ने पहले रिकॉग्नाइज किया। क्या आप एजुकेशन एज अ पॉलिटिकल टूल लेके चलेंगे या डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू देंगे। सो ये हमें साथ में एसएनसी की सिंगल नेशनल करिकुलम के जो आउटकम्स हैं उसके साथ आइडेंटिफाई होगा कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये हॉबीसियन नेचर का होगा, थॉमस होब्स की नेचर का होगा, या फिर इमैनुअल कैंट या रूसो की नेचर का होगा, या कि लिबरल होगा या रियलिस्ट होगा, यानी कि आप डेमोक्रेटिक वे यूज करेंगे या फिर आप यूज ऑफ फोर्स के साथ जाएंगे और ये 70 साल, पिछले 70 साल को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमें अभी देखना है, बट डिपेंड करेगा कि आपकी अगले इस पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को कैसे परसू किया है, कैसे कैरी किया है और उसकी पॉलिसीज क्या है, ठीक हो गया। सेकंड लास्ट थिंग फॉर दी सिटीजन इज कि जो इंटरकनेक्टिविटी और रीजनल इंटीग्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो सिटीजन्स तक पहुंचाए जाएंगे, वो सिटीजन्स तक पहुंचाए जाएंगे। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जाएगी, पर कैपिटा इनकम बेहतर की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर की जाएंगी, और रीजनल डिस्पैरिटीज जो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान है उसको रिड्यूस किया जाएगा, सेंटर प्रोविंस रिलेशन बेहतर किया जाएगा, और आपकी पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप किया जाएगा। 4 बातें, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया जाएगा, सेंटर प्रोविंस रिलेशन इंप्रूव किए जाएंगे, डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया जाएगा। कैसे? कि भाई जो बेनिफिट्स हैं वो सिटीजन तक
पहुंचाए जाएंगे। इवेल्युएट, हाँ मतलब ये सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी गवर्नेंस की बात है। हाँ ये सिटीजन्स के लिए हम देख रहे हैं 5 कौन से एरियाज उन्होंने रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक। पहला इकोनॉमिक था, दूसरा फॉरेन पॉलिसी की रीअलाइनमेंट था, तीसरा इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी था, चौथा ह्यूमन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव था। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया को भी इनकैप्सुलेट करती है। दैट इज गुड थिंग। ठीक है, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर, आपका एग्जामिनर पिछले 4 सालों में 2016 से लेकर 2021 तक स्ट्रेटेजिक कल्चर, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी किसी ना किसी तरीके से हर साल पूछ चुका है। जहां तक मुझे याद है 3 अटेम्प्ट्स में तो मैं बैठा हूँ 2017 से 2020 तक। तो strategic culture, strategic stability is the most favorite area, most favorite domain of your examiner, be it essay, current affair, Pakistan affair, international relations। ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। सिक्योरिटी पॉलिसी ना पूछे, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इवेलुएट करा ले और वो उसी में डिस्कशन कराए। तो देखते हैं जी सिक्योरिटी पॉलिसी का स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए क्या है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ठीक है, वो स्टेट की बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर रियासत के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कॉमन आइडियाज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक कल्चर ये बताता है कि कैसे आइडिएशनल फीचर, आइडियोलॉजिकल फीचर रियासत के पॉलिसीज और एक्शंस को शेप करेंगे। स्ट्रेटेजिक कल्चर इसके साथ साथ ये बताता है कि आप किस तरीके से वैल्यूज डिफाइन करेंगे और उन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। रियासत के बिलीव्स क्या हैं, रियासत की आइडियोलॉजी, एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ आपकी रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स की रिकॉग्निशन है। ये स्ट्रेटेजिक कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुआ करते हैं। पहली चीज इनको रिकॉग्नाइज करना है। सिक्योरिटी पॉलिसी हमें ये काम करते हुए नजर आती है। इट रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करती हुई नजर आ रही है। पहले मैंने आपको जो बातें बताई वो स्ट्रेटेजिक कल्चर के रिलेटेड थी। ठीक है, सो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करती है। दैट इज वेरी गुड थिंग। जब आप फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करते हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो रिकॉग्निशन ऑफ द थ्रेट्स है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की तरफ जब जाती है तो रिकॉग्निशन देती है प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रेट्स जो पाकिस्तान फेस करता है। डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स डिफाइन नहीं किए गए, वो क्लासिफाइड रखे गए हैं रिमेनिंग 40 पेजेस में, जो आप लोगों तक नहीं पहुंचे, हम तक नहीं पहुंचे। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पहुंचवा दे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हुए। बट इट इज वेरी मच क्लियर, डॉक्यूमेंट कहता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और एक्सटर्नल फैक्टर्स मेंशन हैं। वी कैन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा हमसाया ईस्ट और वेस्ट दोनों से हो सकते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो ग्लोबल पावर्स भी हो सकती हैं जिनको हमने रिस्क असेसमेंट में, जिनसे हमने शिफ्ट किया है। ठीक है बॉस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स। ठीक है, इसलिए उसको क्लासिफाई नहीं रखा गया। अगर वो खाली इंडिया होता तो हम इतने बोल्ड इनफ थे कि हम उसको मेंशन करते, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जहां मेंशन किए गए हैं। अब स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए 5 डोमेन्स, 5 डोमेन्स ऑफ वार, दैट इज गुड थिंग। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये वार की बात कर रही है, वार की बात एंड में कर रही है, बट उसकी डोमेन को भी ये एक्सपेंड करती है। पाकिस्तान उन 5 डोमेन्स में अपने प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है। सिक्योरिटी पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस इन द 5 डोमेन्स ऑफ वार मेंशन है। ठीक है, लैंड,
एयर, सी, ये तो ट्रेडिशनल हो गए, फिर साइबर और फिर स्पेस। ये 5 डोमेन्स ऑफ वार को रिकॉग्नाइज किया गया है और फिर इसकी प्रिपेयर्डनेस की बात की गई है। तो इसका मतलब है हमें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ये डिफेंस स्पेंडिंग इन रिलेशन विद द नेबरहुड होगी। ठीक है, ये आप सारे, ये मुझे पता है जो सियाने बच्चे हैं, उज़ैफा बैठा है या सीनियर हैं, ये कहेंगे सर डिफेंस, फिर डिफेंस, बट डॉक्यूमेंट कहता है ये इन रिलेशन विद द नेबरहुड। पहली बात, 5 डोमेन्स ऑफ वार रिकॉग्नाइज किया गया और फिर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ये इन रिलेशन विद नेबरहुड होगी। और इस डॉक्यूमेंट में क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस जो हमारी है उसको रिकॉग्नाइज किया है कि वी विल रिलाई ऑन द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। ठीक है, प्लस हम जो है मॉडर्नाइज करेंगे लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस को। ठीक हो गया। इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर कोलिजन जो है ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से, उसको एड्रेस किया जाएगा। सो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में एक चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर कोलिजन का। डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये एज अ चैलेंज है और इसको एड्रेस किया जाएगा। नाउ डॉक्यूमेंट कहता है विल यूज डिजिटल सोल्जर्स, ठीक है, on information based cyber attacks to achieve strategic effects। तो इसका मतलब है कि एकेडमिया और थिंक टैंक्स, आपको जो हायर एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें चेंज नजर आएगी। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एकेडमिक्स आप आउटडेटेड मॉडल पे डिजिटल सोल्जर्स क्रिएट नहीं कर सकते। हमें यहां देखना है कि विदाउट डिजिटल रेगुलेटरीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पावर की 3rd डोमेन है, पावर की 3 डोमेन है, हार्ड, सॉफ्ट एंड शार्प। शार्प पावर के डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको चाहिए डेटा, डेटा के बाद रेगुलेशन और उसके बाद फिर डिजिटल थिंकर्स। ठीक है, तो यहां हमने देखना है कि आप ये एकेडमिक्स क्या इनपुट देते हैं, आपकी एकेडमिया क्या इनपुट देती है डिजिटल सोल्जर्स के लिए, नजर आना चाहिए। विल सी इन फ्यूचर। ये डिपेंड करेगा कि आपका एकेडमिया कैसे इनपुट देती है। पॉलिसी बनाने में थिंक टैंक के साथ एकेडमिया भी इंक्लूड थी, यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड थी। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक साउथ एशिया जो है वो इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस को और रेलिवेंस को इन द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज, दैट इज गुड। देखें, इंडियन ओशन रीजन जो है वो ग्लोबल पावर डायनामिक्स की करंट चेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स की रेलिवेंस इंक्लूड करना, चाहे वहां क्वाड हो रहा है, ठीक है, चाहे वहां आप जो रिसेंट ऑकस देखा है, AU के US न्यूक्लियर डील है, और उधर होने वाली जो आपकी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी उसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ रेलिवेंट फीचर फॉर द पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक्स एंड सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, in general for the region and in specific term for the in particularly पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, that is good thing। ठीक है, कि आप रीजनल चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और इसके जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसीज को प्रोएक्टिव रखते हैं। इवन दैट वाज माय एसे जो मैंने इस साल लिखा था, इन विच आई स्कोर 50। ठीक है, तो उसमें ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। मेरी सजेशन भी यही थी कि भाई आप इंडियन ओशन, आई एम नॉट सेइंग कि मेरी सजेशन थी, बट ये सोच थी कि भी इंडियन ओशन की रेलेवेंस साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, टू अचीव द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अच्छा, 3rd पॉइंट जो रखा है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है और जो आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन है, एयर, नेवी, ठीक है, सी, और आपकी जो आर्मी है, ठीक है, एयर, लैंड एंड सी, इन तीनों की मॉडर्नाइजेशन की जाएगी। क्यों जी, जरूरी है, इंडिया S-400 कर रहा है,
इंडिया कॉमकासा कर रहा है, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स कर रहा है, अपनी एयर को 4.5 जनरेशन पे ले गया है। हमने राफेल देखा फ्रांस के साथ, S-400 डील रशिया के साथ देखी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ देखा, फिर आर्यांत हमने देखा कि वो अपनी नेवी को ब्लू नेवी की तरफ लेके जा रहा है। तो हमें इंडिया में मॉडर्नाइजेशन नजर आई। लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट टर्म बैलिस्टिक मिसाइल, आपकी सॉरी, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम टर्म मिसाइल इम्प्रोवाइज करता हुआ नजर आया। लैंड S-400, एयर राफेल के साथ 4.5 जनरेशन पे गया, और उसके साथ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और इंफॉर्मेशन एज वेल एज सैटेलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप, संत तzu कहता है कि इन द आर्ट ऑफ वार, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के लिए उसके पास उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज करता है, और इसमें मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट एडेड है फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, बट विद मिनिमम क्रेडिबल पैटर्न। आगे चलते हैं। ये अचीव नहीं हो पाएगा विदाउट सिक्योरिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि जो पाकिस्तान की सी लाइंस हैं फॉर द कम्युनिकेशन एंड फॉर द सर्वेलियंस। सी लाइंस दो चीजों के लिए यूज होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए और सर्वेलियंस के लिए, ठीक है, ताकि जो मल्टी डायरेक्शनल चैलेंजेस हैं उनको थ्वाट किया जा सके। कम्युनिकेशन और सर्वेलियंस, ताकि मल्टी डायरेक्शनल चैलेंज को थ्वाट किया जा सके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को प्रोटेक्ट करने, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इससे ये फायदा होगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज द एजेंडा ऑफ वेस्ट, ठीक है, उनका आइडिया है, उनकी प्रोपगेशन है, उनके साथ कन्वर्जेंस होगी अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो रिजल्टेंटली हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में हम शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ मूव करें रिगार्डिंग दिस पॉइंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद द ब्रिटेन, विद द फ्रांस, वी कैन सी। तो यहाँ पर फॉरेन आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो ओपन रखती है सर्टेन डोमेन्स को, शट नहीं करती ऑप्शन फ्रॉम द वेस्ट को इन दिस डिफेंस कैपेबिलिटीज। दैट इज गुड थिंग। नेक्स्ट जी, उसके बाद जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द साइबर इंट्रूजन सिक्योरिटी पॉलिसी आइडेंटिफाई करती है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इंप्रूव की जाएगी, ठीक है। एंड देन कि भाई हम इंश्योर करेंगे फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, और उसको स्ट्रेंथन करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द रीजन में अचीव करके। सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान रिट्रेट्स कि पाकिस्तान जो है रिजॉल्व करता है कि वो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को इंश्योर करेगा, प्रोविजन विद द स्ट्रेंथ टू अपहोल्ड स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द रीजन एट ऑल टाइम्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इज द कोर। जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी देखते हैं इन द चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, तो रीजन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। अब इसमें कैसे जाएंगे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है कि भाई हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने में और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने में, ताकि हम साइबर इंट्रूजन को और सर्वेलियंस को मिनिमाइज कर सकें। इट मीन्स कि ये थ्रेट रिकग्नाइज किए गए, पिछले 2-3 साल से हम यही बात कर रहे हैं, और इन थ्रेट्स को इंक्लूड किया गया है, और इनकी रेप्रोचमेंट, ठीक है, इनकी कंटेनमेंट के लिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन और उस पे रिसर्च R&D, ठीक है, यहां हमें देखना है कि एकेडमिया से क्या सपोर्ट आती है। हाइब्रिड वारफेयर भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है वी नीड होल ऑफ नेशन अप्रोच। हाइब्रिड वारफेयर के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके चारों पिलर रोल प्ले करेंगे, 3 स्टेट के ऑफिशियल पिलर, 4th मीडिया, और फिर आप पीपल। लेकिन होल ऑफ नेशनल अप्रोच
कोऑर्डिनेट करेगी द इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। इट विल नॉट वर्क इन आइसोलेशन। पहली दफा होल ऑफ नेशन को कोऑर्डिनेटेड में रखा गया है, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। नाउ ये थी हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। यहाँ पर आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ 3 बातें सर इसमें मैं सिर्फ एनालिसिस करके 4 बातें आपके साथ ऐड करवाना चाहूंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे इवैल्यूएशन का पूछता है, तो यू कैन राइट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है। हो सकता है हम पहले भी रिकॉग्नाइज करते नजर आए हों कोल्ड वार में, वार ऑन टेरर के बाद, लेकिन हमें वो रिकॉग्निशन हमारी पॉलिसीज में नजर नहीं आई। फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजिक कल्चर की ठीक है। इंपॉर्टेंस को पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान एज अ रियलिटी रिकॉग्नाइज करता है। तो 73 इयर्स में और 21st सेंचुरी के इन 22 सालों में इस सिक्योरिटी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेशन नजर आती है कि जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस इवॉल्व हुए, इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सिक्योरिटी पॉलिसी इनको इनकॉर्पोरेट करती है। मतलब सिक्योरिटी की जो टर्म है उसको ब्रॉड कर दिया। यस, लेकिन कैसे? पहले स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन एक मसला, अच्छी बात तो है, लेकिन पॉलिसी जो है हमें स्टार नजर आती है। हमारे पास नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज दूसरी चल रही है। पहली सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए 5-4 पॉलिसीज हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए पॉलिसीज हैं, नैप मौजूद है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी प्रेजेंट हुई है, वाटर पॉलिसी भी अवेलेबल है, ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ भी मूव कर चुके हैं हम, बट एक चीज मिसिंग है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज नॉट अवेलेबल। सिक्योरिटी 3 पैराडाइम है, ह्यूमन, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। कोई भी रियासत इन तीनों पैराडाइम्स के बगैर किसी 2 एरियाज में सक्सेसफुल वेंचर नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का बताया तो है, सिर्फ डिप्लोमेसी, बट वी आर सेइंग कि वो पार्ट जरूर है, बट एज एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज मिसिंग। सिक्योरिटी का पैराडाइम कहता है कि 3, ह्यूमन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। वी हैव टू सी वो हम समझ जरूर सकते हैं कि वो क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो चेंज हो रही है रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स में, उसमें आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लिया जरूर जाता है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता कि आप ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि भी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी इंटरनेशनली है वो ये होगी, हमारी अलाइनमेंट ये होगी, ठीक है, और हम जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से करेंगे। होगी जरूर, है जरूर, बट पब्लिकली इट इज मिसिंग, ठीक है। ग्लोबल एक्टर्स के लिए ये मिसिंग है टिल डेट। सेकेंडली, देखें, सिक्योरिटी पॉलिसी अच्छी है, हमने पढ़ी है, बातें बड़ी अच्छी, बातों से कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना? इम्प्लीमेंटेशन भी एक छोटे से काम है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एट डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। जब तक आप डोमेस्टिक लेवल पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं करते, मतलब इन द डोमेन्स ऑफ इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपकी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो आपका डोमेस्टिक लेवल की डोमेन्स हैं वहां स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मिसिंग है। आपको आपके थिंक टैंक्स ब्रॉडर करने पड़ेंगे, आपकी एकेडमियां ब्रॉडर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आपका एनवायरनमेंट, from the leader to the last people person sitting in the South Punjab, निशान जफर साहब या भाई, ठीक है, उस बंदे तक की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एट डोमेस्टिक लेवल कैन कॉस्ट अस, ठीक है। वो आपकी वो जो सक्सेस है, वो जो एम्स हैं, उसको अचीव करने में हिंड्रेंस हो सकती है। स्ट्रेटेजिक कल्चर और सिक्योरिटी पॉलिसीज ये वैक्यूम में एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। स्ट्रेटेजिक कल्चर और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, ये वैक्यूम में एस्टेब्लिश नहीं हो सकती।
ये एक थॉट प्रोसेस एट द स्टेट एंड नॉन स्टेट लेवल रिक्वायर करता है। मैं फिर बात करता हूँ, ये बात एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है और आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, ये आपके वैक्यूम में एस्टैब्लिश नहीं हो। इसका पॉइंट ये है कि आपको जरूरत होती है थॉट प्रोसेस एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। ठीक है, मतलब आपको सर्वाइवल, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट के एजेंडा क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के एजेंडास क्लियर करने पड़ते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस में बड़ा क्लियर होता है कि भाई आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है, उस टारगेट्स को अचीव करेंगे, आप HDI इंडिकेटर्स को बेहतर करेंगे। कहना इज समथिंग एल्स, पॉलिसी एजेंडा का हिस्सा बनाना इज समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन 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 आपको इंप्रूव करना पड़ता है अपने थॉट प्रोसेस। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? सजेशन भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है कि आपको एजुकेशन, R&D, टेक्नोलॉजी, AI और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे स्पेंड करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको ब्रॉडर भी करना पड़ेगा। इसके स्कोप को, इस पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बेहतर करने पड़ेंगे, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, और फिर उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक हो, और उसके लिए फिर आपको सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर, पोलराइजेशन से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो आपकी असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट है, उसको फंक्शनल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे। ये स्टेट लेवल की थिंकिंग होती है। हम पॉलिटिकल पार्टी लेवल से बाहर नहीं जाते। ठीक हो गया। जो एम्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल। अगर डोमेस्टिक इश्यूज पोलराइजेशन के नजर आते हैं, सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में इश्यूज नजर आते हैं, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द कंसेंसस। वी डू हैव द इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, MFC मौजूद है, फ्रेमवर्क अवेलेबल है, फ्रेमवर्क अगर हम कहें। ठीक है, इकोनॉमिक काउंसिल मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है टू रिड्यूस दीज, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। बट इनकी जो वेल फंक्शनिंग इन्वायरमेंट है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। वी हैव सीन सिंस द लास्ट 12 years, इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। तो ये देखना है कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और उसके साथ ये डोमेस्टिक इरिटेंट्स या हिंड्रेंसेस को रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत अच्छी रही। वन थिंग इज मिसिंग, परसेप्शन मैनेजमेंट इज मिसिंग इन दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, परसेप्शन मैनेजमेंट इज मिसिंग। बट ऐसा है कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये 22 से 26 तक है। ठीक है, और ये उसके बाद भी आने वाली गवर्नमेंट जो भी होंगी उसको रिफॉर्म करेंगी। इसके लिए डिवीजन रखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, कि इसको रिवाइज किया जाएगा। बट हमें अब नजर नहीं आता परसेप्शन मैनेजमेंट। ठीक है, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए कौन रोल प्ले करता है जी? लीडरशिप, फिर उसके साथ आपकी प्रोफेशनल अप्रोच डिप्लोमेसी में, ठीक है, आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, और आपके एकेडमिया में, प्लस आपके थिंक टैंक, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि 2 थिंक टैंक्स ही पार्ट करेंगे, आपको ये सारे कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो फिर आप परसेप्शन मैनेजमेंट डेवलप करेंगे। अब आपको परसेप्शन मैनेजमेंट, ठीक है, हम सिक्योरिटी स्टेट से इकोनॉमिक लीडरशिप की तरफ प्रोजेक्ट तो करते हैं, बट उसमें भी परसेप्शन मैनेजमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, वन थिंग इज मिसिंग। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो जरूर रखी है, बट प्रिंस की अप्रोच मिसिंग है। प्रिंस इज द मैकियावेली। ठीक है, यू हैव टू अडॉप्ट लायन एंड फॉक्स एट द सेम टाइम। ठीक है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकें और अपने एस्पिरेशंस को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ आपको 2 बातें अचीव करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक वाइब्रेंसी बेहतर करनी पड़ेगी। आप एक साइड पे कह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर करेंगे, दूसरी साइड पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, प्लस आपका जो टैक्स रिजीम है वो आप टूरिज्म बना रहे हैं, इंसेंटिव नहीं दे रहे उसमें। थर्ड,
आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, रेगुलेटरी एजेंसीज आर स्टिल मिसिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट इज अवेलेबल, आपको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा और एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, दी ह्यूमन सिक्योरिटी। अब जो ये एलिमेंट मेंशन है उसमें व्हाट इज फॉर बलोचिस्तान, that is for KP, the individual of South, पंजाब, ठीक है, सिंध, इसकी जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो सिर्फ एहसास जैसे प्रोग्राम्स के जरिए होगी? तो अगर उस जैसे होगी तो क्या ये लॉन्ग टर्म तक परसू कर पाएगा? Seeing the economic condition and the $127 billion foreign debt, ठीक है, उस सूरत हाल में आपको जो इन्वेस्टमेंट इन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी है वो फिर भी एट लेटर स्टेजेस चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये सिक्योरिटी पॉलिसी है अगर अडॉप्ट होती है तो इसके बाद एक चीज रिक्वायर्ड होगी कि अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रेटेजिक कल्चर टू द कॉमन मैसेज, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द सिक्योरिटी पॉलिसीज टू द कॉमन मैसेज, so that we can transform the positives of Pakistan. जो positives of Pakistan है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक दो इंस्टीट्यूशंस रोल नहीं प्ले करते, हमें ये सारे काम जो है कोऑर्डिनेटेड वे में करने पड़ेंगे, then we can say that we can achieve the fruits of this security policy. However, the last line from my side is कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी आई है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नजर आया है, थिंकिंग में चेंज नजर आया है और रिकग्निशन की गई है, रिकग्नाइज किया गया है इंटरनल एक्सटर्नल और इवॉल्व चैलेंजेस को, उसके साथ साथ ग्लोबल एज वेल एज रीजनल डायनामिक्स और सिक्योरिटी की जो डायमेंशंस हैं उनको भी एक्सपेंड किया गया है, ठीक है, और वार की जो डोमेन्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया गया है और उसके साथ साथ one point, another point was also missing, institutional capacity, ठीक है, institutional capacity is also missing कि भाई institutional capacity कैसे improve की जाएगी। हो सकता है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है, बट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वहां पर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और उसकी रेजिलियंस को नहीं देखा गया। अब एक और चीज जो एनालिसिस में हो सकती है, जब हम ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन पर्सपेक्टिव देखते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी का, तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी इस चीज को डिस्कस नहीं करती, इसमें मेंशन नहीं है कि आप वेबेरियन मॉडल से कैसे निकलेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से कैसे निकलेंगे, जो असल में आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रही है डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। जो कॉलोनियल लेगेसी है गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकती, ठीक है, उसको उस थिंकिंग से आप यहाँ से कैसे निकलेंगे, ठीक है। आई नीड दिस रिकॉर्डिंग मेरी फेसबुक पे आई थिंक ये होगा, मैंने फेसबुक पे ये लाइव चलाया होगा, रिकॉर्डिंग मैंने की थी स्टार्ट, और मैं आपको रिकॉर्डिंग कैसे दूंगा, आपको कैसे, सादिया राव, you have to text me on my number so that I can provide it. That was the lecture जी।